हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आज के इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप हर जगह जीडीपी के बारे में सुनते होंगे और पढ़ा भी होगा आप लोगों ने जीडीपी के बारे में। हर जगह जीडीपी 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 ये सुनने को मिलता है, न्यूज़ में देखने को मिलता है, लेकिन कभी अच्छे से समझ में आ नहीं पाया कि आखिर ये जीडीपी है क्या। हम हर बार ये समझ लेते हैं अच्छा जीडीपी है, कुछ तो होता ही होगा जीडीपी, लेकिन कभी भी इस जीडीपी को समझने की कोशिश नहीं करी। अगर करी भी है तो हमें अच्छे से समझ में आ नहीं पाया कि आखिर ये जीडीपी है क्या। लेकिन अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर आज के इस वीडियो में जीडीपी को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाने वाला हूँ और आपको जीडीपी इतना अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। बस आप लोगों को यहाँ पर एक ही काम करना है और वो एक काम ये है कि आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, तभी आप लोगों को यहाँ पर जीडीपी का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो वर्ड है जीडीपी, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। लेकिन जीडीपी को समझाने से पहले मैं आप लोगों का एक बेस तैयार कर देता हूं, क्योंकि जब बेस यहां पर तैयार हो जाएगा तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिर जीडीपी क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, हर देश चाहता है कि वो तरक्की करे, उन्नति करे और विकास करे। हर देश बस यही चाहता है, चाहे देश छोटा हो या बड़ा हो, चाहे देश विकसित हो, विकासशील हो या फिर अल्प विकसित हो। हर देश बस यही चाहता है कि वो क्या करे, उन्नति करे, यानी कि तरक्की करे। अब सवाल ये है कि ये विकास किसके लिए है, यानी कि विकास अगर करना है ना देश को, तो किसके लिए करना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बातें आने वाली है जिसे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। हर एक देश विकास चाहता है अपने देश की जनता के लिए, यानी कि हर एक देश विकास चाहता तो है, लेकिन किसके लिए चाहता है? अपने देश की जनता के लिए, यानी कि अपने देश के लोगों के लिए। तो अब सवाल ये आता है कि विकास होगा कैसे। तो देखो, अगर सरकार इन मूलभूत सुविधाओं पर काम करना शुरू कर दे तो हर देश का विकास होने लगेगा, यानी कि जो बेसिक नीड्स होती हैं। अब वो मूलभूत सुविधाएं होती कौन सी है वैसे? तो देखो, जैसे कि फूड सप्लाई होगी, ठीक है ना, स्वास्थ्य चिकित्सा यानी कि मेडिकल यानी कि हेल्थ हो गई, एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन हो गई जो लोगों को दी जाती है, ठीक है ना, जीवन प्रत्याशा और स्वच्छता, ठीक है ना। तो ये सारी जो बातें होती है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इसे हम बोलते हैं बेसिक नीड्स, यानी कि मूलभूत सुविधाएं। कौन कौन सी हो गई भाई? फूड, एक लोगों को अच्छा खाना चाहिए होता है। स्वास्थ्य यानी कि यहाँ पे हेल्थ की बात आ जाती है, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह होने चाहिए। शिक्षा यानी कि एजुकेशन, जीवन प्रत्याशा और स्वच्छता। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? बेसिक नीड्स कहते हैं, यानी कि मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो इसी को कहा जाता है। तो अगर पूरे देश में देश के लोगों के लिए इन मूलभूत सुविधाओं को अगर सरकार दे दे अच्छे से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि देश का विकास तो अपने आप ही हो गया। क्योंकि अगर लोगों का विकास हो रहा है तो इतना तो कंफर्म है कि अगर लोगों का विकास हो रहा है, यानी कि अगर देश की जनता का विकास हो रहा है, तो अल्टीमेटली देश का विकास हो रहा है। तो अगर देश की सरकारें इन मूलभूत सुविधाओं पर काम करें तो हर देश का क्या होगा? विकास होगा। गाइस, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा। अगर हम फूड की बात करें तो इसमें कितनी कंपनियां काम कर रही है। अगर आप घरों में मसाला यूज़ करते हो तो भी उस मसाले को कोई ना कोई कंपनी ही बनाती होगी। आप जो चाय पीते हो उसमें भी जो चाय की पत्ती होती है वो भी कोई ना कोई कंपनी ही तैयार करती है। अगर आप सब चारों ओर देखोगे तो हर तरफ जो भी आपको वस्तु नज़र आएगी, यानी कि जो भी गुड्स आपको नज़र आएगा, कमोडिटी आपको नज़र आएगी, तो वो कोई ना कोई कंपनी के द्वारा ही बनाई गई होगी। जैसे कि मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ तो ये भी कंपनी के द्वारा ही बनाया गया होगा। मैं मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ तो ये भी कंपनी ही तैयार करती होगी। मतलब हर सामान
चाहे वो खाने का हो या ना हो, वो सब कोई ना कोई कंपनी ही तैयार करती है। अगर हम इन सभी कंपनियों के पीछे जाकर देखें और एक मोटी वजह को पकड़े तो हमें पता चलेगा कि हर एक चीज़ों के पीछे बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है, यानी कि सबके पीछे उद्योग काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपको कब मिलेगा? जब आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओगे और वहाँ पर आपका उपचार किया जाएगा, और उपचार करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? मशीनों का। और मशीनें कहाँ बनती हैं? इंडस्ट्री में। यानी कि आपको हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई इंडस्ट्री ही नज़र आएगी। तो यहाँ दोस्तों आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि भाई अगर मूलभूत सुविधाओं की जगह हमने देश में इंडस्ट्री को विकसित कर दिया, यानी कि उद्योगों का विकास हो गया, तो इससे क्या होगा? अगर बहुत सारे उद्योगों को लगा दिया जाएगा ना, तो लोगों का जीवन स्तर तो वैसे ही बढ़ जाएगा और लोग ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है तो उसके पीछे बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही है। दोस्तों बस आप इस इंडस्ट्री पर ही फोकस करो, यानी कि आपको मैं ये समझा रहा हूं कि हर एक देश की जनता के अगर सुकून की बात आती है तो उसके लिए कोई ना कोई उत्पादन करना जरूरी है, तभी देश की जनता को क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। यानी कि देश ये चाहता है कि देश की जनता के लिए क्या किया जाए? प्रोडक्शन किया जाए। और प्रोडक्शन कौन करती है? इंडस्ट्री। ठीक है ना? तो यहां पर आप लोगों ने देखा, जो मैं आप लोगों का जो बेस बना रहा हूं, तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों को। यहाँ पे एक फ्लो में मैं आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे जीडीपी का कॉन्सेप्ट आप लोगों का धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको खुद ऐसा लगेगा कि वाह सर आपने क्या जीडीपी को समझाया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ उत्पादन की। ठीक है, किसकी बात करने वाला हूँ? उत्पादन की। मान लो कि उत्पादन जरूरत से ज़्यादा हो गया इंडिया में, मतलब जितना चाहिए था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। ठीक है ना? जितना चाहिए था उससे ज़्यादा क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया। और अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो उस ज़्यादा वाले हिस्से को हम क्या करते हैं? दूसरे देशों में बेच देते हैं। क्या करते हैं? दूसरे देशों में बेच देते हैं, यानी कि दूसरे देश में बेच देते हैं। और जानते हो दूसरे देश में बेचने को हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं हम? एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात। ठीक है ना? वहीं पर कुछ उत्पादन यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसे हम अपने देश में नहीं बना पाते, उसे हमें दूसरे देशों से लेना पड़ता है, यानी कि परचेज करना पड़ता है। तो यहां पर एक बात आप अच्छे से समझना, जब आप कोई भी प्रोडक्ट दूसरे देश से लेकर आते हो अपने देश में, यानी कि खरीदते हो दूसरे देश से, तो इसको हम इंपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इसे इंपोर्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो अब यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो जीडीपी पढ़ा रहा था, तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में आप बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि इनका यूज जीडीपी में होता है। कैसे होता है इनके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओगे आप सभी? मुझे ये बताओ कि आयात करना अच्छा होता है या फिर निर्यात करना अच्छा होता है? मतलब क्या एक्सपोर्ट अच्छे होते हैं या फिर इंपोर्ट अच्छे होते हैं? ठीक है ना? चलो मैं ही बता देता हूं आपको। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप चीज़ों को दूसरे देशों में बेचते हो, और बेचने से क्या होता है? हमारे देश में पैसा आता है, जो कि अच्छी बात है। इसलिए हर देश भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ही चाहता है, यानी कि हर देश चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे? एक्सपोर्ट करे। एक्सपोर्ट करने से क्या होगा? दूसरे देश का पैसा अपने देश में आएगा। ठीक है ना? और इससे क्या होगा? हमारी जो इकॉनमी है वो बढ़ेगी। ठीक है ना? तो हर देश यही चाहता है। दूसरी ओर अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में क्या होता है?
हम दूसरे देशों से चीज़ों को खरीदना पड़ता है, यानी कि हमें दूसरे देशों से चीज़ों को क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। और खरीदने से क्या होता है, हमारे देश का जो पैसा होता है वो दूसरे देशों में क्या हो जाता है, चला जाता है, जो कि किसी भी देश के लिए ये सही नहीं रहता। इसलिए ज़्यादातर फोकस हर देश का किस पर रहता है, एक्सपोर्ट पर रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें इंपोर्ट करना ही पड़ता है, जैसे कि इंडिया को पेट्रोल सऊदी अरबिया से परचेस करना पड़ता है। और इन्हीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देश के विकास के पहिए कहा जाता है, पहिए कहा जाता है। यानी कि इन्हीं एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम क्या कहते हैं, देश के विकास के क्या हैं, ये पहिए हैं, क्योंकि इन्हीं से क्या होता है, देश चलता रहता है। यानी कि यही तो पहिए हैं जिनसे देश का विकास होगा। यहाँ तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैं आप लोगों को ख़त्म करवा चुका हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, सभी ध्यान से सुनना। एक छोटी सी मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक समय की बात है जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो यहाँ काफ़ी लोगों की क्या हुई थी, उस टाइम पे मृत्यु हो गई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ था, समाप्त हुआ था, और हर देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। यानी कि सारे के सारे देश जो थे वो आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे। यानी कि 1930 के दशक में, 1930 के दशक में जो आर्थिक मंदी आई थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। इससे काफ़ी देश जूझ रहे थे। 10 साल लग गए देशों को उभरने में। कितने साल लग गए, 10 साल लग गए। जब आर्थिक मंदी हटी, यानी कि जब आर्थिक मंदी खत्म हो गई, रिसेशन खत्म हो गया, तो हर देश विकास में आगे बढ़ने लगे। और उनके मन में यह विचार आया कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने देश के विकास के बारे में पता कर सकें, यानी कि ये पता कर सके कि हमारे देश का विकास कितना हुआ है, ठीक है ना। तो जब देशों ने इस बारे में सोचना शुरू किया, तो उस समय की जो बैंकिंग कंपनियां थी, कौन सी कंपनियां थी, बैंकिंग कंपनियां थी, यानी कि उस समय के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो थे, उन्होंने इस काम का जिम्मा ले लिया, जिम्मेदारी ले ली उन्होंने, और कहा कि आप घबराइए मत, हम बताएंगे कि आपके देश का आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। उसी दौरान एक अर्थशास्त्री थे, अमेरिका के रहने वाले थे। उनका नाम था साइमन। क्या नाम था उनका, साइमन। साइमन ने दुनिया को एक नया शब्द दे दिया। दुनिया को क्या दे दिया, एक नया शब्द दे दिया जिसका नाम था जीडीपी। क्या नाम था, जीडीपी। नया शब्द दे दिया किसने, साइमन ने, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन्होंने बताया कि आप जीडीपी के माध्यम से किसी भी देश के आर्थिक विकास के बारे में पता लगा सकते हैं। उससे पहले जो बैंकिंग कंपनियां थी, उनको जैसा समझ आ रहा था वो वैसे ही विकास का पता लगा रही थी। मतलब कोई नियम नहीं था, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। जिसको जैसा समझ में आ रहा था वो वैसे ही जीडीपी का क्या कर रहे थे, पता लगा रहे थे। अब बात आती है कि साइमन तो अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, तो पूरी दुनिया उनकी बात क्यों माने, क्यों इनके इस शब्द को बाकी कंट्रीज भी फॉलो करें। मतलब इन लोगों को कैसे पता चलेगा कि जीडीपी से किसी भी देश के आर्थिक विकास के बारे में पता किया जा सकता है। गाइस, पता ऐसे चला 1945 में, 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई और आईएमएफ आ गया। क्या आ गया, आईएमएफ, ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ ने भी जीडीपी को सपोर्ट कर दिया। ओ माय गॉड, आईएमएफ ने किसको सपोर्ट कर दिया, जीडीपी को सपोर्ट कर दिया। और उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई, जीडीपी एक ऐसा वर्ड है, मतलब जीडीपी है कुछ जिससे देश के आर्थिक विकास के बारे में पता लगाया जा सकता है। और जब आईएमएफ ने, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने
सपोर्ट कर दिया जीडीपी को, तो वहीं से जीडीपी वर्ड पूरी दुनिया में क्या हो गया, फेमस हो गया। साइमन ने 1935 से 1944 तक यूज़ किया जीडीपी का, और उसके बाद आईएमएफ ने 1945 से इसका यूज़ करना शुरू किया। तभी से ये चर्चा का विषय बन गया था, और धीरे धीरे करके सभी देश भी मानने लगे कि हाँ, जीडीपी के माध्यम से आर्थिक विकास का पता किया जा सकता है, यानी कि देश की उन्नति तरक्की का पता किया जा सकता है। किसके माध्यम से? जीडीपी के माध्यम से। अभी मैंने आपको दो चीज़ समझा दी, एक तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और दूसरी जीडीपी का शब्द कहाँ से आया, ये बात भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना, किस तरीके से यहाँ पे जीडीपी का जन्म हुआ वो आपने देख लिया कि कहाँ से आया ये शब्द, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर ये जीडीपी क्या होती है, ठीक है। ध्यान से समझना आप लोग। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड रिप्रेजेंट द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आप इसका मतलब समझो कि मैं आप लोगों को इसमें क्या बताना चाह रहा हूं, यानी कि इस मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, आप इस चीज को अच्छे से समझो। इसमें यह लिखा हुआ है कि ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है आपका, ठीक है ना, ये गुड्स और सर्विसेज की पहली बात तो ये फाइनल वैल्यू को लिया जाता है। इसके अंदर कौन सी वैल्यू को लिया जाता है? फाइनल वैल्यू को, ठीक है ना। और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, किसमें? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम में, वो एक साल हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि आखिर जीडीपी है क्या। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है ना, फिर मैं वापस आऊंगा मीनिंग पर, ठीक है ना। पहले आप एक एग्जांपल समझ लो। मान लो 2019 में पूरे साल भारत में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, बस 3 पेन का प्रोडक्शन हुआ। कितने पेन का? 3 पेन का प्रोडक्शन हुआ, यानी कि उत्पादन हुआ। यानी पूरे एक साल में बस 3 पेन बने और कुछ नहीं बना। और एक पेन की जो कॉस्ट, यानी कि जो दाम था, वो 10 रुपये था। अब आप खुद ही बताओ कि अगर एक पेन 10 रुपये का है तो 3 पेन कितने रुपए के बने? तो कुल यहां पे अगर आप देखो तो तीनों पेन का, यानी कि 3 पेन जो बनेंगे आप लोगों के, वो 30 रुपए के बराबर बनेंगे। कैसे? 10 × 3। एक पेन की कीमत कितने रुपए है? 10 रुपये हैं। और कितने पेन बने टोटल? 3 पेन बने। तो मुझे ये बताओ आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? तो हमने देखा यहाँ पे वैल्यू आई कितने रुपए के बराबर? 30 रुपए के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 30 रुपए के पेन बने बस, तो फिर ये 30 रुपये ही जीडीपी है। ये 30 रुपये ही क्या है? जीडीपी। यानी कि जितने रुपए के पेन बने 2019 में, यानी कि 30 रुपए के पेन बने, इसी 30 रुपए को हम क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तक एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ रहा है? क्या है जीडीपी? यही भारत की जीडीपी है। ये सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को लिया है। यानी कि जब किसी भी देश में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है तो उन सब की वैल्यू को अगर जोड़ दिया जाए, वो भी फाइनल वैल्यू को जोड़ दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि सर, मान लो एक पेन भारत सरकार बनाती है, दूसरा पेन कोई प्राइवेट कंपनी बनाती है, और तीसरा पेन विदेशी कंपनी आई थी भारत में तो उसने बना दिया। तो अब आप बताइए किस किस को जोड़े और किसको ना जोड़े, ठीक है ना। ये तो बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि एक भारत बना रही है, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट बना रही है पेन को, एक कोई प्राइवेट कंपनी बना रही है, और एक कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आई थी तो वो भी एक क्या बना रही थी? पेन बना रही थी, तो एक पेन उसने बना दिया। मैं आपको यही कहूँगा कि आपको परेशान नहीं होना। मैंने क्या पढ़ाया आपको कि मीनिंग में क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को? एक देश की सीमा के अंदर
क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को? एक देश की सीमा के अंदर, यानी कि बाउंड्री के अंदर, यानी कि हमारे भारत देश के अंदर अगर ये 3 पेन बने हैं, चाहे वो सरकार ने बनाया हो या किसी कंपनी ने बनाया हो या फिर भारत में किसी विदेशी कंपनी ने बनाया हो, कोई भी बनाए, हमें से कोई मतलब नहीं है। बस वो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर बना होना चाहिए, यानी कि किसी देश की सीमा के अंदर जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा वही कहलाएगा क्या? कुल जीडीपी। क्या कहलाएगा? जीडीपी। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को, यानी कि आपको जीडीपी तो समझ में आ गया होगा अच्छे से कि आखिर ये जीडीपी क्या होता है। एक बार हम वापस चलते हैं मीनिंग में, एक बार हम मीनिंग भी वापस पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड रिप्रेजेंट टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी देश की एक घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को अगर हम जोड़ दें, क्या कर दें? प्लस कर दें, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम जीडीपी कहते हैं। यानी कि अगर मान लो भारत है, इंडिया एक हमने कंट्री ले ली, तो उस कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उन सारे प्रोडक्शन की फाइनल वैल्यू को अगर हम प्लस कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात यहाँ पे जो मुझे लगता है कि समझानी चाहिए वो ये है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे फाइनल गुड्स का मतलब क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं पेन खरीदता हूँ तो सिंपल सी बात है, पेन खरीद रहा हूँ तो ये अंडरस्टूड है कि उसके साथ उसकी कैप भी होगी, उसमें इंक भी होगी पेन के साथ, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कैप कहीं और से परचेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, इंक कहीं और से परचेज कर रहा हूँ, बॉडी उस पेन की कहीं और से परचेज कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फाइनल का मतलब क्या हुआ कि पेन परचेज करने का मतलब पूरा कंप्लीट पेन होना चाहिए। इसी को हम फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को फाइनल प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या मतलब होता है? ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही मतलब होता है फाइनल प्रोडक्ट का, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप कैप ऐसा नहीं हो सकता कि आप अलग से परचेस कर रहे हो, इंक कहीं और से ले रहे हो, ठीक है ना, आप पूरा कंप्लीट एक पेन यूज करते हो, ठीक है ना। इसी को फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं, इसी को फाइनल गुड कहते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई आप लोगों को, समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। तो आपने ये जान लिया कि जीडीपी क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आप सब मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बस 3 पेन का एग्जाम्पल लिया था और उसी से समझा दिया कि जीडीपी क्या होती है। ये तो कोई भी समझा सकता है। भारत इतना बड़ा देश है, कितनी सारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, तो ऐसे में जीडीपी कैसे निकाली जाएगी? आपने तो 3 पेन तो बड़े अच्छे से समझा दिया और हमें समझ में भी आ गया, लेकिन इंडिया तो इतना बड़ा देश है और इतने ही सारे गुड्स और इतनी ही सारी सर्विसेज का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तब वहाँ पर जीडीपी कैसे निकाली जाएगी? ठीक है ना। अगर देखो, अब आप फिर से परेशान हो गए, चलिए इसको भी मैं समझा देता हूँ, टेंशन मत लो बस बिल्कुल भी। देखो, जैसे कि आप सभी जानते हो कि भारत में उत्पादन के 3 क्षेत्र यानी कि 3 सेक्टर्स होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं। एक एग्रीकल्चर सेक्टर, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक होता है सर्विस सेक्टर, ठीक है ना, यानी कि कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ये 3 सेक्टर्स होते हैं, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। इन्हीं को हम जीडीपी के कंपोनेंट्स यानी कि जीडीपी के घटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घटक भी कहते हैं। अब इसमें जीडीपी कैसे निकलेगी वो भी आप देख लो। देखो, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जो आप लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें जितना भी उत्पादन हुआ है, और जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें भी जितना उत्पादन हुआ है, और जो आपका सर्विस सेक्टर है उसमें भी जितना उत्पादन हुआ है यानी कि प्रोडक्शन हुआ है, इन तीनों के प्रोडक्शन को, इन तीनों सेक्टर्स के प्रोडक्शन को आपने क्या कर देना है? बस
प्लस कर देना है। क्या कर देना है आप लोगों ने? प्लस कर देना है। और जैसे ही आप इसे प्लस करोगे, इन तीनों को प्लस करोगे, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना, मान लो 100 रुपये का प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर से। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने देखा तो उस वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ 200 का। फिर हमने देखा कि सर्विस सेक्टर से जो प्रोडक्शन हुआ वो भी हुआ 200 का। अब तीनों सेक्टर्स में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि 100, 200, 200, इन सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 500। तो इसी 500 रुपए को हम बोलेंगे कुल जीडीपी। क्या बोलेंगे इस हम? कुल जीडीपी। यानी कि यहीं से इन तीनों सेक्टर से जो भी प्रोडक्शन हुआ है उनको प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसी को हम क्या बोल देंगे? कुल जीडीपी बोल देंगे। और उसी से हमें कुल जीडीपी का पता चल जाएगा, यानी कि भारत के आर्थिक विकास का पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जितना प्रोडक्शन हुआ है वो ले लो आप, इंडस्ट्रियल सेक्टर से जितना भी प्रोडक्शन हुआ है आप उसे भी ले लो, और सर्विस सेक्टर से जो प्रोडक्शन हुआ है आप उसे भी ले लो, और लेकर उन तीनों को कर दो प्लस, यानी कि ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी को हम बोलेंगे टोटल जीडीपी, यानी कि कुल जीडीपी। और इसी से देश के आर्थिक विकास का पता चलेगा। अब एक बात तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये जो जीडीपी है इससे किसी भी देश के आर्थिक सेहत, आर्थिक विकास या फिर तरक्की के बारे में पता चलता है। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। ठीक है ना, न्यूज़ में भी हर जगह बोला जाता है जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी के बढ़ने की वजह से देश का आर्थिक विकास बढ़ गया। ठीक है ना, ये सब आप सुनते हो कहाँ पे? न्यूज़ में। ठीक है ना, देखते भी हो आप, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप उस पर भी ये चीज़ देखते होंगे कि जीडीपी बढ़ने से देश का आर्थिक विकास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें समझ में नहीं आ पाती थी कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन आज जब आप इस वीडियो को देखकर ख़त्म करोगे ना तो आपको कभी भी जीडीपी में दिक्कत नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं हम। एक बात बस आप याद रखना कि जीडीपी को निकालने के लिए गुड्स और सर्विसेज की फाइनल वैल्यू को लिया जाता है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी थी। कौन सी वैल्यू को लिया जाता है? फाइनल वैल्यू को लिया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई पेन है और हम कंप्लीट पेन को ही खरीदते हैं मार्केट से, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम पेन की जगह कैप का पेन अलग जगह से ले रहे हैं, कैप कहीं और से ले रहे हैं, इंक कहीं और से ले रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना, लेंगे तो पूरा पेन ही लेंगे ना, है ना, उसकी कैप लेकर क्या करेंगे हम? यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु या गुड जो पूरी तरह से तैयार है, तैयार का मतलब समझते हो आप? कंप्लीट है। ठीक है ना, उसी को फिनिश्ड गुड्स या अंतिम वस्तुएं या फाइनल गुड्स कहा जाता है। और इन्हीं फाइनल गुड्स को और सर्विसेज की वैल्यू को जीडीपी में शामिल किया जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इन्हीं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कहाँ शामिल किया जाता है? जीडीपी में शामिल किया जाता है। मज़ा आ रहा होगा ना आप लोगों को जीडीपी समझने में? एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि जीडीपी निकालते कैसे हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अब हम ये जानेंगे कि आखिर जीडीपी निकालते कैसे है। हम वापस बात करते हैं पिछले वाले एग्जाम्पल की। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि 2018-19 में, यानी कि जो हमने ईयर लिया था वहाँ पे 2019 लिया था, 2019 में 10 रुपये के हिसाब से 3 पेन का उत्पादन हुआ। मतलब कुल उत्पादन 30 रुपये का हुआ। लेकिन वक्त बदला, साल बदला। अब एक पेन जो है, जो कि विदेशी कंपनी बना रही थी, उसने बनाना बंद कर दिया। मतलब अब सिर्फ दो ही पेन का उत्पादन हुआ। लेकिन हुआ क्या? 2020 में पेन की प्राइस बढ़कर 15 रुपये हो गई। 2020 में पेन की प्राइस बढ़कर कितने रुपए हो गई? 15 रुपये हो गई। यानी कि आप देख सकते हो कि 2019 में 3 पेन 10 रुपये के हिसाब से 30 रुपये हुआ। यानी कि कुल उत्पादन यहाँ पे 30 रुपये के बराबर हुआ था। वहीं पर अब पेन की प्राइस 15 रुपये हो गई। यानी कि 10 रुपये से कितनी रुपये हो गई थी? 15 रुपये हो गई थी। तो अगर 2020 की हम बात करें
तो यहाँ पे 2 पेन 15 रुपए के हिसाब से हमें कितने रुपए की वैल्यू पड़ जाएगी, यहाँ पे भी 30 रुपए के बराबर आ रहा है। आप देखोगे 2 की मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा 15 से, तो कितने रुपए का उत्पादन हो गया, 30 रुपए का उत्पादन हो गया। अब मैं आप सभी से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में तरक्की हुई या नहीं हुई, ठीक है ना, या फिर तरक्की स्थिर रही। ज़्यादा स्थिर मतलब कांस्टेंट रही। ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि तरक्की स्थिर है, यानी कि कांस्टेंट है, जो कि कहना गलत भी नहीं है कि भाई आपका कहना यही तो है कि 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था 30 रुपए की थी और 2020 में भी वो 30 रुपए की है। इसमें गलत क्या है? ठीक है, एक पेन का प्रोडक्शन बंद हो गया लेकिन प्राइस भी तो बढ़ गई, तो इसमें घाटा क्या हुआ? ओवरऑल 30 रुपए की अर्थव्यवस्था तो पहले भी थी और अब भी 30 रुपए की है। दोनों की अर्थव्यवस्थाएं अगर देखी जाए 2019 और 20 में, तो दोनों की अर्थव्यवस्था 30 रुपए के बराबर है। तो देखो ऐसा नहीं होता, मैं समझाता हूँ क्यों। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो 2019 में 30 रुपए की अर्थव्यवस्था है वो किसकी वजह से है? सॉरी, 2020 में जो 30 रुपए की अर्थव्यवस्था है वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की वजह से है। किसकी वजह से है? महंगाई की वजह से है। यानी कि इस महंगाई की वजह से, यानी कि महंगाई की वजह से 10 रुपए का पेन 15 रुपए का हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये जो 10 से 15 रुपए प्राइस हुई है ना पेन की, ये किस वजह से हुई है? महंगाई की वजह से हुआ है। तभी 2 पेन का 15 रुपए के हिसाब से 30 रुपए के बराबर आ रहा है टोटल, यानी कि कुल उत्पादन 30 रुपए के बराबर आ रहा है 2 पेन के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये जो आप 30 रुपए देख रहे हो ना, ये ओरिजिनल नहीं है। क्या नहीं है? ये ओरिजिनल नहीं है, ये नॉमिनल है। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र, मतलब नाम मात्र का ही है। क्योंकि ये पूरी तरह से अफेक्टेड है, यानी कि प्रभावित है। किससे? महंगाई से, यानी कि इन्फ्लेशन का प्रभाव इस पर पड़ रहा है, यानी कि इस पर पड़ा है। इस वजह से 30 रुपए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि उसमें जो 5 रुपए से जो प्राइस बढ़ी है 10 से 15 हो गई, तो यहाँ पे क्या है? महंगाई का असर पड़ रहा है उसके ऊपर सीधा सीधा। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर आप कहना क्या चाह रहे हो। तो देखो, हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ये कहती है कि बिना महंगाई के हमारे देश में क्या स्थिति है वो बताओ, यानी कि महंगाई को हटाकर यानी कि इन्फ्लेशन को हटाकर। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो भी आप समझ लो। जब महंगाई हुई थी तो पेन की प्राइस बढ़ गई, लेकिन आप जरा सोचो कि अगर मंदी यानी कि डिफ्लेशन आया तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी, है ना, यही सब होगा ना। तो ऐसे में ये नियम बनाया गया कि भाई अगर आप देश की अर्थव्यवस्था या फिर तरक्की के बारे में जानना चाहते हो तो आपको महंगाई यानी इन्फ्लेशन को हटाकर देखना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? इन्फ्लेशन को हटाकर देखना होगा कि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है या नहीं हुआ, यानी कि देश का विकास हुआ है या नहीं हुआ। ये कैसे पता चलेगा? महंगाई को हटाकर देखना पड़ेगा और फिर कंपेयर करना आपने 2 साल को, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे महंगाई को क्या कर देना है? हटा देना, फिर चेक करना है। गाइस, हमारे देश में एक ऑफिस है और नाम है CSO। क्या नाम है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये CSO क्या करता है? हर साल एक सूची यानी कि एक लिस्ट बनाता है और उसी लिस्ट के आधार पर हम प्राइस निकालते हैं। प्राइस लिस्ट में दिया होता है, यानी कि प्राइस लिस्ट में ना गिवन होता है। तो देखो होता क्या है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बिना महंगाई के आप प्राइस लेने को मना कर रहे हो, यानी 15 रुपये लेने के लिए आप मना कर रहे हो,
तो आप ही बता दो कि कितनी प्राइस लें, 12 रुपये लें, 10 रुपये लें, कितनी लें। तो दोस्तों, बिना महंगाई के दाम कौन तय करता है? सीएसओ तय करता है। कौन तय करता है? सीएसओ तय करता है। सीएसओ ने कहा 2011-12 यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर था, कौन सा? 2011-12, हर चीज़ के लिए बेस ईयर होगा। 2011-12 जो है ना, तो देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं, जितना भी सामान है, उन सभी सामानों के लिए जो बेस ईयर होगा ना, बेस ईयर, वो कौन सा माना जाएगा? 2011-12 माना जाएगा। यानी कि 2011-12 को बेस ईयर के रूप में माना जाएगा। अब समझिए आप कि आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर क्या है, क्या होता है? आधार वर्ष वो समय है जिसमें सीएसओ, कौन? सीएसओ हर सामान का प्राइस तय करता है। चाहे देश में कितना भी सामान क्यों ना हो, सबका प्राइस सीएसओ तय करेगा। और सीएसओ ने कहा कि इस पेन का प्राइस 2011-12 के अनुसार 10 रुपये है। आ गई बात समझ में? सीएसओ ने 15 रुपये की जगह उस पेन की प्राइस 2011-12 के अनुसार कितने रुपए मानी गई? 10 रुपये मानी गई। अगर प्राइस 10 रुपये है तो प्रोडक्शन कितना हुआ फिर 2 पेन के हिसाब से? ओवरऑल वैल्यू आप देख सकते हो 10 × 2, आप 10 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 रुपये आ गया। ठीक है ना? कितने रुपए आ गया? 20 रुपये आ गया। भाई सिंपल सी बात है, एक बार दोबारा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। मैं आप लोगों को यह कहना चाह रहा हूं कि अगर हम देश के आर्थिक विकास के बारे में जानना चाहते हैं कि देश का आर्थिक विकास हुआ है या नहीं हुआ, तो आपको क्या करना होगा इसके लिए कि जीडीपी निकालने के लिए आपको इन्फ्लेशन को हटाना पड़ेगा। इन्फ्लेशन को हटाकर यानी कि महंगाई को हटाकर फिर आप लोगों को यह देखना है कि पिछले साल से कंपेयर करके कि हमारी वैल्यू यानी कि जीडीपी की वैल्यू बढ़ी है या फिर घटी है। अगर जीडीपी की वैल्यू बढ़ी है तो आर्थिक विकास हुआ है, और अगर जीडीपी की वैल्यू घट गई तो यहां पे आर्थिक विकास नहीं हुआ, घट गया बल्कि। ठीक है? तो आप देखोगे पहले 2019 में 30 रुपये आई थी, 3 पेन के हिसाब से 10 रुपये प्राइस थी। ठीक है ना? 30 रुपये आ गया था। और यहां पे आप देखोगे 2 पेन, क्योंकि एक कंपनी तो भाग गई, विदेशी कंपनी तो भाग गई, प्रोडक्शन कितने पेन का हुआ फिर? 2 पेन का हुआ। और 1 पेन की प्राइस तय कर दी किसने? सीएसओ ने। हालांकि वहां पे प्राइस बढ़ गई, 15 रुपये हो गई थी, लेकिन सीएसओ ने कहा कि महंगाई वाला तो हम लेंगे ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो हम वो प्राइस बताएंगे जो 2011-12 के एक लिस्ट में दे रखी होगी। और 2011-12 की लिस्ट में उस पेन की प्राइस दे रखी थी कितनी? 10 रुपये। तो हमें उस 10 रुपये को लेके चलना है फिर। तो 2 पेन का 10 रुपये के हिसाब से कितने रुपये आ गया? 20 रुपये। अब आप खुद सोच सकते हो, 2019 में 30 रुपये की जीडीपी थी और 2020 में 20 रुपये की जीडीपी है। तो अब आप खुद बताओ कि यहाँ पे देश का विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? तो पहले 30 रुपये यानी कि अब 20 रुपये है, तो बताओ कि देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हम आंसर देंगे कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि अल्टीमेटली क्या हो गया? यहाँ पे अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, यानी कि क्या होगी? इकॉनमी डाउन हो गई। अब आप कहोगी कि सर बिल्कुल पड़ा है, प्रभाव तो पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। 30 रुपये की अर्थव्यवस्था घटकर 20 रुपये की आ गई, और ये रियल डेटा है। ये क्या है? रियल डेटा, यानी कि रियल डाटा है। ऊपर जो था वो रियल नहीं था, वो क्या था? नॉमिनल था, यानी कि नाम मात्र था। इसलिए कहा जाता है कि जीडीपी 2 प्रकार की होती है, एक होती है रियल और एक होती है कौन सी? नॉमिनल। एक होती है रियल और दूसरी होती है कौन सी? नॉमिनल। अब हम समझेंगे, अब हम समझते हैं कि आखिर ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट इट्स करंट प्राइस इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। यानी कि जब जीडीपी की गणना करंट प्राइस पर की जाती है तो इसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। कौन सी जीडीपी कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। जब जीडीपी की कैलकुलेशन कौन से प्राइस पे की जाती है? करंट प्राइस पर की जाती है। करंट प्राइस का मतलब समझते हो आप लोग? जो मार्केट में चल रही होती है प्राइस, जिसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो जब जीडीपी की, जैसे कि 15 रुपये बढ़ गई थी ना, पेन की प्राइस कितनी हो गई थी? 15 रुपये हो गई थी ना, तो ये क्या है? मार्केट प्राइस थी।
क्या थी वो? मार्केट प्राइस थी। तो जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन करंट प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस पे करते हैं तो उसको हम कौन सी जीडीपी बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, इसके अंदर महंगाई इंक्लूड होती है। जैसे कि 10 रुपए का आपने पेन देखा, उसके अंदर 5 रुपए से वो बढ़ गया तो 15 रुपए उसकी प्राइस हो गई थी ना। तो 15 रुपए जो प्राइस हो गई तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर महंगाई इंक्लूड है, यानी कि उसके अंदर क्या है? महंगाई इंक्लूड है, महंगाई को शामिल किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने देखा भी है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि जब पेन की कीमत 10 रुपये से 15 रुपये हो गई थी तो जीडीपी हमारी 15 रुपये के हिसाब से 2 पेन की 30 रुपये के बराबर आ गई थी। वहीं दूसरी ओर रियल जीडीपी का क्या मतलब होता है, इसे भी समझ लेते हैं। When GDP is calculated at its constant price, it is called real GDP। यानी कि जब जीडीपी की गणना स्थिर कीमत पर की जाती है तो इसे रियल जीडीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियल मतलब वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। इट डज नॉट इंक्लूड इन्फ्लेशन, इसके अंदर महंगाई को शामिल नहीं किया जाता। जैसे CSNO 2011-12 के हिसाब से पेन की प्राइस क्या तय कर दी? 10 रुपये तय कर दी। तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर महंगाई नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा 2 पेन 10 रुपये के हिसाब से जीडीपी हमारी कितनी आई? 20 रुपये की आई थी। मतलब बढ़े हुए प्राइस को हटाकर, कौन से प्राइस को हटाकर? बढ़े हुए प्राइस को हटाकर जीडीपी कितनी थी? 20 रुपये थी। यानी कि पेन की कीमत 15 रुपये थी ना, उसे हटा दो आप, और जो 2011-12 में जो CSO ने प्राइस तय करी है उसके हिसाब से आप बताओ जीडीपी कितनी थी। तो हमने देखा जीडीपी निकल के आई थी 20 रुपये। कितने रुपए की? 20 रुपये की निकल के आई थी 2 पेन के हिसाब से। चलिए, अब हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को तो अच्छे से समझ लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ भी गया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 2011-12 में जो लिस्ट बनाई गई थी प्राइस की CSO ने, ठीक है ना, तो क्या वो हर साल बनानी पड़ती है? सामानों की लिस्ट क्या हर साल बनानी पड़ती है? नहीं, हर साल नहीं। ऐसे तो CSO डेट ही तैयार करता रह जाएगा, हर साल बस उसका यही काम रह जाएगा क्या? तो होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि एक बार डेटा रेडी किया जाता है, यानी कि तैयार किया जाता है, डाटा तैयार किया जाता है, यानी कि प्राइस तय किए जाते हैं, उस पर 5 से 10 साल काम चलता है। यानी कि 5 से 10 साल तक उसी साल को हम बेस ईयर मान के चलते हैं। यानी कि जिसको बना दिया गया ना, एक बार जिस ईयर में सामान के प्राइस फिक्स कर दिए गए तो कई साल तक, यानी 5 से 10 साल तक हम उसी पर काम करेंगे। जैसे कि आपने देखा 2011-12 था तो वो क्या था? बेस ईयर था। और अगर ज़रूरत महसूस होती है तो फिर से एक नई सूची यानी कि एक नई लिस्ट बनाई जाती है। तो अभी के लिए 2011-12 बेस ईयर है और उसी के आधार पर हम कुल जीडीपी निकालते हैं, उसी के आधार पर निकालते हैं। 2011-12 में जितने भी गुड्स, जितना भी सामान होगा ना, उसकी प्राइस 2011-12 के अकॉर्डिंग होती है, निकाली जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग जीडीपी को कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि पेन के केस में हुआ, हालांकि उसकी प्राइस बढ़ गई थी 15 रुपये, बट CSNO कहा कि नहीं, हमें महंगाई नहीं लेनी, हमें महंगाई को हटाकर लेना है। तो उसने अपनी लिस्ट में पेन की प्राइस रखी होगी तो देखा कि 10 रुपये थी प्राइस, तो हमने देखा फिर 10 रुपये 2 पेन के हिसाब से जीडीपी कितनी आ गई थी? 20 रुपये आ गई थी। अब यहाँ पर 2 बातें हो सकती है, या तो जीडीपी बढ़ेगी या फिर जीडीपी घटेगी। आप देखो ये न्यूज़ में भी आप देखते रहते हो ना, जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी घट गई, समझ में नहीं आता था उस टाइम पे, नादान होके हम देखते रहते थे, बस पता ही नहीं चल पाता था कि हो क्या रहा है, जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी घट गई। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अब आपको समझ में आ ही गया वैसे जीडीपी क्या होती है। मतलब या तो जीडीपी देश का आर्थिक विकास बढ़ेगा या फिर घटेगा, यानी कि जीडीपी से या तो देश का आर्थिक विकास बढ़ेगा या फिर क्या होगा? घटेगा। जीडीपी की गणना 2 प्रकार से होती है, एक कांस्टेंट प्राइस पर और एक करंट प्राइस पर। अभी हमने बता ही दिया। कांस्टेंट प्राइस में जीडीपी का मतलब वही है जो हम पढ़ चुके हैं। क्या?
जब हम बेस ईयर के आधार पर जीडीपी निकालते हैं तो उसी को हम कांस्टेंट प्राइस कहते हैं। किस पर निकालते हैं? जब हम बेस ईयर के प्राइस पर, जैसे कि 2011-12 में 10 रुपये तय कर दी थी ना, किसने? सीएसओ ने। तो वो क्या है? बेस ईयर था। तो बेस ईयर के आधार पर जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसी को हम कांस्टेंट प्राइस कहते हैं। इसमें महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता। जैसे कि 2 पेन 10 रुपये के हिसाब से वैल्यू कितनी आई थी? 20 रुपये आई थी। दूसरी ओर करंट प्राइस का मतलब वही है जो मार्केट में चल रहा है, यानी कि जब जीडीपी की गणना मार्केट प्राइस पर करते हैं तो उसी को करंट प्राइस कहा जाता है। और इसमें महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को शामिल किया जाता है। जैसे कि 2 पेन 15 रुपये के हिसाब से हमने देखा कि वैल्यू 30 रुपये आया, जीडीपी की वैल्यू कितनी आई? 30 रुपये आई। यानी कि हमने देख लिया कि जीडीपी की गणना 2 प्राइस पर की जाती है, एक कांस्टेंट प्राइस पर और एक करंट प्राइस पर। चलिए आगे चलते हैं हम और अब समझते हैं कि आखिर जीडीपी में क्या क्या शामिल होता है। ठीक है ना? अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि जीडीपी में शामिल क्या क्या होता है। तो देखो, हमारे देश में 3 तरह के खर्चे होते हैं। एक आप लोग जो करते हो, यानी कि जब आप सामान खरीदते हो। एक व्यापारी यानी कि जो प्रोड्यूसर करते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और एक हमारे देश की सरकारें करती है। यानी कि अगर मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहूँ तो एक तो हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम सी कहते हैं और हिंदी में से उपभोग व्यय कहा जाता है, और ये कौन करता है? कंज्यूमर करते हैं। और दूसरा हो गया आपका आई से होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जिसे हम बोलते हैं निवेश व्यय, और ये कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं। और तीसरा होता है जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकारी व्यय, और ये कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। इन तीनों की वैल्यू जो निकलेगी, इनको जोड़ दो और उसके बाद इसमें एक और चीज़ जोड़ दो, और वो क्या है? नेट एक्सपोर्ट। तो आपको शुद्ध निर्यात, आपको पता है शुद्ध निर्यात क्या होता है? जब हम निर्यात में से, यानी कि जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, तो जो भी आएगा ना, उसे इन तीनों में जोड़ दो तो हमें टोटल जीडीपी पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? टोटल जीडीपी पता चल जाएगी। यानी कि टोटल जीडीपी कितनी है हमारे देश में, हमारे देश की, हमें ये पता चल जाएगा। किन चीज़ों को जोड़कर? भाई एक तो ले लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि सी, एक ले लो आई यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और एक ले लो जी यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और इन तीनों को प्लस करने के बाद लास्ट में इसी के अंदर जोड़ दो क्या? नेट एक्सपोर्ट। क्या जोड़ दो? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? शुद्ध निर्यात। मतलब निर्यात में से आयात को माइनस कर दो। मान लो कि एक्सपोर्ट हमने किया 500 रुपये का, इंपोर्ट हमने किया 300 रुपये का, तो बताओ 500 में से 300 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 200 रुपये आ गया ना। तो इसी 200 रुपये को हम क्या बोलेंगे? नेट एक्सपोर्ट। तो सी आई और जी में, सी प्लस आई प्लस जी में प्लस कर दो क्या? नेट एक्सपोर्ट। और इन सबको प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे क्या? टोटल जीडीपी। क्या बोलेंगे इसको हम? टोटल जीडीपी। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अखबारों और न्यूज़ की। हम लोगों में काफ़ी ऐसे होते होंगे जिन्हें ये समझ नहीं आता कि न्यूज़ या अखबारों में जो आप देखते हो कि वो लोग बोलते रहते हैं कि आज जीडीपी इतनी गिर गई, इतने रुपए से बढ़ गई, ठीक है ना, जीडीपी रेट ये हो गया, ग्रोथ रेट ये चल रहा है, जीडीपी कई सालों में इतनी बढ़ गई, इतने रेट से बढ़ गई, ठीक है ना, ये सब हमें सुनने को मिलता है। तो ये सब बातें आए दिन आप देखते हो न्यूज़ वगैरह में, लेकिन आपको ये सब बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है ना? यही होता है ना आप लोगों के साथ। बस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाता हूँ आपको। आप सभी को आखिर इन सब बातों का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को ये क्लियर करवाने वाला हूँ। तो आप सभी इस बात को अच्छे से समझना, ठीक है ना। इससे पहले हम फाइनेंशियल ईयर को समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। दोस्तों देखो, फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना हमारा,
वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल से 31 ऑफ मार्च तक का आपका ये क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है। यानी कि अगर पिछले साल की अगर हम बात करें तो 2019-20 ये आपका क्या था? फाइनेंशियल ईयर था। क्या था ये? फाइनेंशियल ईयर था, जो कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का ख़त्म हुआ था। यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेके कब तक था ये? 31 मार्च 2020 तक। ठीक है ना? ये था हमारा क्या? फाइनेंशियल ईयर। अब होता क्या है कि जीडीपी को क्वार्टरली बेसिस पर निकाला जाता है। किस बेसिस पर निकाला जाता है? क्वार्टरली बेसिस पर। क्वार्टरली समझते हो आप लोग? नहीं समझते? मैं आपको बता देता हूँ। तिमाही बेसिस पे। किस बेसिस पे? हर 3-3 महीने में। ठीक है ना? किस बेसिस पे? हर 3-3 महीने में। और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है ना? अब आप देखो 3-3 महीने के हिसाब से 4 तिया 12, तो 4 क्वार्टर ही तो हो गए एक तरीके से। कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर हो गए। ठीक है ना? कैसे? आप 12 को 3 से डिवाइड कर दो। किसको? 12 को। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 को आप किससे डिवाइड कर दोगे? 3 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितने क्वार्टर है। तो कितने क्वार्टर हुए? 4 क्वार्टर हुए। ठीक है ना? मैं बताता हूँ कैसे। देखो, पहला क्वार्टर मान लेते हैं 1 अप्रैल 2019 से हो गया 30 जून 2019 तक। ठीक है? दूसरा क्वार्टर शुरू हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2019 से 30 सितंबर तक 2019। ठीक है? तीसरा क्वार्टर जो होगा 1 अक्टूबर 2019 से, ठीक है ना, 31 दिसंबर 2019 तक। फिर लास्ट क्वार्टर जो होता है ना, वो 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2020 में क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो आपने देखा इस तरीके से टोटल कितने क्वार्टर्स बैठते हैं? 4। तो आप देखोगे पूरा इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर पूरा कंप्लीट हो गया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। और इसके बीच में कितने क्वार्टर्स आ गए? 4 क्वार्टर्स आ गए। अब क्वार्टरली बेसिस पर जीडीपी निकालते हैं, तो इसके पीछे मकसद क्या है? तो आप उस मकसद को समझो, वजह को समझो कि अगर हम ये क्वार्टरली बेसिस पर जीडीपी निकालते हैं ना, तो उसके पीछे मेन रीज़न क्या है? तो देखो, रीज़न इसमें सिंपल है, सिंपल सा है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो सरकार ने पहले 3 महीने में, पहले क्वार्टर में जीडीपी निकाल के देखी और सरकार को लगा कि यार ये जीडीपी अच्छी नहीं आ रही, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं आ पा रही है, जीडीपी कम निकल के आ पा रही है, तो वो क्या करेगी? अगले 3 महीने के लिए ना प्लान अपना अच्छा कर लेगी, प्लानिंग कर लेगी कोई बढ़िया सी कि भाई हमें अगले 3 महीने में जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है ना? क्योंकि अगर पूरे साल की निकालेंगे तो फिर तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। फिर एकदम से हम कर नहीं पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ें, नए प्लान नहीं बना पाएंगे। तो 3-3 महीने में हम निकालने से क्या करते हैं कि अगर मान लो एक क्वार्टर ख़राब हो गया तो अगला क्वार्टर सही हो जाएगा, अगले 3 महीने सही हो जाएंगे। तो ये मकसद होता है हर 3-3 महीने में जीडीपी को निकालने का, क्वार्टरली बेसिस पे जीडीपी को निकालने का। ठीक है? ताकि अर्थव्यवस्था में कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर ये जीडीपी रेट, या न्यूज़ में जो बोलते रहते हैं विकास दर, ग्रोथ रेट, इतनी हो गई उतनी हो गई, आखिर ये निकलती कैसे है? यानी कि इसे कैसे निकाली जाती है? मतलब ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है, ग्रोथ रेट को कैसे निकाला जाता है? ठीक है ना? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं और आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझना। पहले हम बात कर लेते हैं 2018-19 की, जो आपका ये फाइनेंशियल ईयर है 2018-19 की। मान लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरे साल, ध्यान रखना यहाँ पर मैं क्वार्टरली बेसिस पे ना लेके पूरे 1 साल का डाटा ले रहा हूँ। ठीक है ना? कितने साल का? 1 साल का, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2018-19 में पूरे साल में एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ कितने रुपए का? 50,000। कितने का हुआ? 50,000। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना हुआ? 30,000। सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन कितना हुआ? 20,000। इन तीनों को प्लस कर दो तो टोटल जीडीपी 2018-19 की कितनी आ गई? 1 लाख। कितनी आ गई? 1 लाख 18-19 की, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की
हमने निकाली जीडीपी तो कितनी आ गई, 1,00,000 रुपए आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं 2019-20 की। कृषि क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, वो हुआ 52,000 का, 52,000 का। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 32,000 का प्रोडक्शन हुआ और सर्विस सेक्टर में कितना हुआ, 21,000। तो अब आप इन सब का टोटल करोगे तो ये आएगा 1,05,000, 1,05,000। ठीक है ना। मान लो कि अगर मैं आप लोगों को फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ, मान लो कि अगर हम 2018 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 2018-19 में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में जो भी उत्पादन किया गया, ठीक है ना, जो भी उत्पादन किया गया वो कितने रुपए के बराबर आया, 1,00,000 रुपए के बराबर आया। ऐसे ही दूसरे फाइनेंशियल ईयर में भी तीनों सेक्टर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो या फिर सर्विस सेक्टर हो, इन तीनों सेक्टर्स में भी कुल प्रोडक्शन का टोटल किया गया तो कितने रुपए के बराबर आया, 1,05,000 रुपए आया। यही 2019-20 की क्या है, जीडीपी है। और जो 1,00,000 थी वो क्या है, 2018-19 की जीडीपी थी। लेकिन इन दोनों में आप एक बात का ध्यान रखना कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि इसमें 2019-20 के सभी सारे क्वार्टर इसके अंदर शामिल है, यानी कि तिमाही, सारी तिमाहियों को इसके अंदर शामिल कर दिया गया। ठीक है ना। तो क्वार्टर्स में मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने क्यों किया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि मैंने जीडीपी पूरे 2 साल की निकाली है, यानी कि पूरे पूरे साल की निकाली है। ठीक है ना, 2 साल की नहीं, पूरे पूरे साल की निकाली है। ठीक है, अब 3 महीनों की नहीं निकाली मैंने, पूरे पूरे साल की निकाली है। अब आपने देखा कि 2018-19 में कुल जीडीपी का मूल्य कितने रुपए था, 1,00,000 रुपए है। और वहीं दूसरी ओर 2019-20 में कुल जीडीपी बढ़कर कितने रुपए हो गई, 1,05,000 रुपए की हो गई। अब हम यहाँ पर ग्रोथ रेट या जीडीपी रेट देखेंगे कि कितना आएगा, और इसका ये फॉर्मूला होता है ग्रोथ रेट निकालने का। क्या होता है, यानी कि जीडीपी रेट निकालने का क्या होता है, GDP1 माइनस कर दो GDP0 अपॉन में GDP0 इंटू में 100। ठीक है ना। अब आप इसका मतलब समझो फॉर्मूले का। यहाँ GDP1 का मतलब है करंट ईयर की जीडीपी जो चल रहा है, ठीक है ना, और GDP0 का मतलब है प्रीवियस ईयर की जीडीपी, जिससे आप निकालना चाह रहे हो, कंपेयर करना चाह रहे हो प्रीवियस ईयर, यानी कि कौन सा, 2018-19। ठीक है ना। अब हम ये फॉर्मूला पुट करके जीडीपी रेट देखते हैं कि कितना आता है। तो आप देखो 1,05,000 में से माइनस कर दो 1,00,000 और नीचे रख दो 1,00,000 और इनटू में कर दो 100। तो आपने देखा ऐसा करने के बाद क्या हुआ, जीडीपी रेट आ गया कितना, 5%। कितना आ गया, 5% आ गया। तो ये आ गया कितना, 5%, यानी कि देश की आर्थिक विकास दर कितनी निकल कर आ गई, 5%। कितनी निकल कर आ गई, 5%। वैसे तो ये रेट क्वार्टरली बेसिस पर निकाली जाती है, बट मैंने आपको ईयरली के हिसाब से निकलवा दिया अच्छे से, ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। अब चाहे क्वार्टरली निकालो या ईयरली निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है। ठीक है ना, मतलब फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब मैं आपको इस ग्रोथ रेट से जुड़ी एक खास बात बताता हूँ। ठीक है ना, कुछ खास बात बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। तो खास बात क्या है वो, देखो, अगर भारत में ग्रोथ रेट अच्छी होती है तो फिर देश का आर्थिक विकास भी अच्छा माना जाता है। विदेशी कंपनियां भारत में खुद ही आएंगी बिजनेस करने के लिए, और इससे होगा क्या, देश की तरक्की और ज़्यादा होगी और देश की स्थिति भी मजबूत होगी। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अलग अलग देशों में जाकर कहते रहते हैं कि आप भारत में कंपनी खोलिए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। ये सब क्या है, क्योंकि इसी में देश का आर्थिक विकास छिपा होता है। मोदी जी ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसी में देश का आर्थिक विकास छिपा होता है। कैसे, वो ऐसे कि जब विदेशी कंपनियां भारत में आएगी तो देश में उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा
तो जीडीपी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ कंपनियों के आने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है ना, यानी कि देश का विकास होगा। दूसरी ओर मान लो कि जीडीपी का रेट कम है, मतलब 5% से भी नीचे, आप समझ लो एक एग्जांपल के लिए 5% से भी नीचे, तो ऐसे में क्या होगा, कोई देश आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेगा और देश के आर्थिक विकास में भी काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है ना, इसीलिए कंक्लूजन क्या निकल कर आता है यहाँ पे कि अगर जीडीपी रेट बढ़ता है तो देश में आर्थिक विकास भी बढ़ेगा और अगर जीडीपी रेट घटता है तो देश में आर्थिक विकास भी घटेगा या कम होगा। ठीक है, तो ये थी पूरी बात किसकी, जीडीपी की। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट किसका, जीडीपी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जीडीपी का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप सभी किसी को भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि सभी के लिए जीडीपी का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मेरी चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना। अगले वीडियो में मैं आपके सामने कुछ नया एक और टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।